जय हिंद। मैं आर के विश्वा और आप देख रहे हैं केएमटी क्लासेस। केएमटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में बीएड सेकंड सेमेस्टर के पेपर विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप के अंतर्गत सेकंड यूनिट का जो टॉपिक है एजुकेशनल प्लानिंग यानी शैक्षिक नियोजन। आज हम शैक्षिक नियोजन के अंतर्गत शैक्षिक नियोजन के अर्थ, परिभाषा, इसके प्रकार, इसकी प्रकृति, इसके सिद्धांत और इसकी विशेषताएं इत्यादि टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज जानते हैं कि शैक्षिक नियोजन क्या है। शैक्षिक नियोजन का अर्थ एवं परिभाषा। शैक्षिक नियोजन में ये जो नियोजन शब्द है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। प्लान का मतलब होता है किसी भी कार्यों को करने से पहले जो हम एक रूपरेखा या प्रारूप या योजना बनाते हैं उसको कहते हैं नियोजन। नियोजन से अर्थ किसी कार्य योजना पर प्रारूप तथा उस पर किए गए अमल से है। यानी कोई जब नियोजन करते हैं किसी कार्य को करने से पहले जो हम प्लानिंग करते हैं उसी को कहते हैं नियोजन यानी योजना। शैक्षिक नियोजन का अर्थ यानी किसी सत्ता के द्वारा शैक्षिक निर्णय लेने की ऐसी प्रक्रिया में है जिसमें समस्त शैक्षिक एवं आर्थिक व्यवस्था के सर्वेक्षण के आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर कैसे, कौन सी और कितनी, किस रूप में दी जाए तथा उनका प्रचार किन लोगों के बीच किया जाए। शैक्षिक विकास हेतु उपलब्ध साधनों एवं सामग्री का क्रमबद्ध उपयोग किया जा सके। शैक्षिक नियोजन औपचारिक और अनौपचारिक हो सकता है, यानी दोनों प्रकार का हो सकता है। नियोजन औपचारिक तरीके का नियोजन भी हो सकता है और अनौपचारिक तरीके का नियोजन भी हो सकता है। जितना सुदृढ़ विवेक या बुद्धि यानी विवेक बुद्धि द्वारा शैक्षिक नियोजन होगा, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जितने सुनियोजित तरीके से प्लानिंग होगी, यानी एजुकेशनल के लिए अगर एजुकेशन की बात करें, शैक्षिक की बात करें, जितने बेहतर तरीके से शैक्षिक नियोजन होगा उतने ही अच्छे ढंग से शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति किया जा सकता है। यानी जो शैक्षिक लक्ष्य और उद्देश्य है उसको उसी तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर है? जानते हैं यूनेस्को ने शैक्षिक नियोजन के बारे में क्या कहा है। छात्रों में जो गुण आदर्श शिक्षक लाना चाहते हैं उनका शिक्षा में प्रयोग ही शैक्षिक नियोजन है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि छात्रों में जो गुण आदर्श शिक्षक लाना चाहते हैं उनका शिक्षा में प्रयोग ही शैक्षिक नियोजन है। यानी कि शिक्षक जिस योजनाबद्ध तरीके से विद्यार्थियों के गुणों आदर्श में परिवर्तन लाना चाहता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहता है, वो जो जिस तरीके से लाना चाहता है वही जब उसका प्रयोग करता है शिक्षा में तो वो शैक्षिक नियोजन कहलाता है। उन्होंने शैक्षिक नियोजन को इस समस्या का तर्कसंगत वैज्ञानिक हक माना है। इसके लिए लक्ष्यों को निश्चित करना, उपलब्ध साधनों को ज्ञात करना, विकल्पों का मूल्यांकन करके उनका विवेकपूर्ण ढंग से चयन करना, निश्चित अवधि में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करवाना और योजना के क्रियान्वयन के लिए श्रेष्ठ साधनों का विकास करना आवश्यक है। यह यूनेस्को के द्वारा दिया गया तर्क। ब्लेंज के अनुसार भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के निर्णयों की सूची के निर्माण करने की प्रक्रिया को शैक्षिक नियोजन कहते हैं।
प्लान्स कहते हैं कि भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के निर्णयों की सूची के निर्माण करने की प्रक्रिया को शैक्षिक नियोजन कहते हैं। एलन भी कहते हैं नियोजन भविष्य को बांधने वाला एक सीबीटी के अनुसार शिक्षा नियोजन दूरदर्शिता का ऐसा प्रयत्न है जिसके आर्थिक तथा राजनीतिक वास्तविकताओं को सम्मुख रखकर शिक्षा प्रणाली के भविष्य के विकास, राष्ट्र, छात्रों की आवश्यकताओं के लिए नीतियों, प्राथमिकताओं और शिक्षा प्रणाली के व्यय को निर्धारित करते हैं। और शैक्षिक नियोजन भविष्य में क्या किया जाना है इसका पूर्ण धारणा है। इस प्रकार कह सकते हैं कि शैक्षिक नियोजन भविष्य में क्या किया जाना है इसका पूर्ण धारणा है। शैक्षिक नियोजन पूर्व निर्धारित विनिश्चयीकरण है। आप इस प्रकार कह सकते हैं कि यह एक प्रयास है समस्याओं का तार्किक हल निकालने का, यह प्रयास है लक्ष्य और साधनों को समन्वय प्राप्त करने का। इस प्रकार कह सकते हैं कि शैक्षिक नियोजन भविष्य में की जाने वाली क्रियाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करता है ताकि एक निश्चित समय में निश्चित लागत पर निश्चित परिणाम की प्राप्ति किया जा सके। बात करते हैं नेचर ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। शैक्षिक नियोजन की प्रकृति क्या है? शैक्षिक नियोजन की प्रकृति को इस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है या इस प्रकार से समझा जा सकता है। जैसे पहला, शैक्षिक नियोजन दीर्घकालिक होता है। इसमें योजना 5 साल, 10 साल या 20 साल या इससे अधिक के लिए भी बनाई जा सकती है। दूसरा यह कि शैक्षिक नियोजन की प्रकृति भविष्य में होने वाली किसी भी आवश्यकता, किसी स्थिति की व्यवस्था करना व उसका निर्धारण करना है। शैक्षिक नियोजन अपने आप में भविष्य में आने वाली जटिलताओं का समाधान, उनमें समन्वय तथा उनमें नियंत्रण करने की प्रक्रिया है। शैक्षिक नियोजन से त्वरित निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायता मिलती है। शैक्षिक नियोजन एक सतत प्रक्रिया है जो एक बार प्रारंभ होने के बाद यह लगातार चलता रहता है। शैक्षिक नियोजन वैज्ञानिक भी होता है तथा इसमें अनुसंधानों के परिणामों का सावधानी पूर्वक या अध्ययन करके उनका प्रयोग शैक्षिक नियोजन में किया जाता है। शैक्षिक नियोजन संपूर्ण राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम का एक पूर्णकालिक भाग है। शैक्षिक नियोजन अत्यंत जटिल, गूढ़ और संवेदनशील प्रक्रिया है। शैक्षिक नियोजन एक संस्थागत, राज्य स्तरीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य स्तरीय और राष्ट्र स्तरीय हो सकता है। शैक्षिक नियोजन एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। इस प्रकार कह सकते हैं कि शैक्षिक नियोजन क्या है? एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। जानते हैं शैक्षिक नियोजन की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। देखिए, पहली बात आती है कि शैक्षिक नियोजन एक सतत लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। एक बार शुरू हो जाती है तो कंटिन्यूअस चलती रहती है, नियोजन चलता रहता है। शैक्षिक नियोजन अत्यंत जटिल और गूढ़ प्रक्रिया है। शैक्षिक नियोजन वैज्ञानिक होता है। अगली विशेषता यह है कि शैक्षिक नियोजन दीर्घकालिक होता है, यानी दीर्घकालीन लंबे समय के लिए योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है। शैक्षिक नियोजन सहयोग से संपन्न होने वाली प्रक्रिया है, सहयोगात्मक प्रक्रिया। इस प्रकार कह सकते हैं शैक्षिक नियोजन क्या है? एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। शैक्षिक नियोजन संपूर्ण राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम का एक पूर्णकालिक भाग है। पूर्णकालिक भाग है। बात करते हैं शैक्षिक नियोजन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, कि शैक्षिक नियोजन की क्या प्रक्रिया है। देखिए, शैक्षिक नियोजन की प्रक्रिया उसके जरूरत को समझने के लिए इस प्रकार समझ सकते हैं कि नंबर 1, शैक्षिक नियोजन या नियोजन का एक प्रारंभिक तैयारी। नियोजन के लिए एक प्रारंभिक तैयारी। प्रारंभिक तैयारी का मतलब होता है इसके अंतर्गत जो भी सर्वे करना है, जो अनुसंधान करना है, उसके द्वारा सामाजिक व आर्थिक स्थिति या वर्तमान शैक्षिक स्थिति की मात्रात्मक
गुणात्मक अवस्था की ज्ञात किया जाता है। उसके मात्रात्मक और उसके गुणात्मक दोनों प्रकार की अवस्थाओं का ज्ञात किया जाता है। दूसरा आता है कि विशेषज्ञों द्वारा विचार विमर्श। विशेषज्ञों द्वारा विचार विमर्श, कोई भी नियोजन करते हैं, नियोजन के प्रारूप को तैयार करने के लिए जो एक्सपर्ट होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, उनसे विचार विमर्श किया जाता है। विशेषज्ञों के विचार विमर्श के माध्यम से या जो शिक्षाविद होते हैं, जो शिक्षा के जानकार होते हैं, किसी भी निर्णय नीति निर्धारण के लिए उनसे विचार विमर्श किया जाता है, तब जाके शिक्षा के किसी भी नीतियों को निर्धारण किया जाता है। ये ध्यान में रखकर कार्यक्रम को, योजनाओं को प्रस्तुत की जाती है। तीसरा आता है कि स्मरण पत्र। अब स्मरण पत्र का मतलब होता है कि इसमें जो कार्यक्रम है, विभिन्न प्रकार के दल बनाकर जो कार्यक्रम के आधार पर जो योजना बनाई जाती है, वो योजना आयोग का एक स्मरण पत्र तैयार करके राष्ट्रीय विकास परिषद के समक्ष रखा जाता है। जो परिषद है अपने मूल सुझावों के साथ उसे पुनः आयोग के पास विचार विमर्श के लिए भेज देता है। इसको कहते हैं स्मरण पत्र। संसद अथवा विधानसभा द्वारा स्वीकृति। संसद अथवा विधानसभा द्वारा स्वीकृति, नियोजन के प्रारूप को अंतिम स्वरूप प्रदान करने के लिए संसद अथवा विधानसभा में आवश्यक स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद इसे क्रियान्वित किया जाता है। अगला आता है क्रियान्वयन। क्रियान्वयन का मतलब जब स्वीकृति मिल जाती है तो इसे क्रियान्वित करने के लिए समय निर्धारित करके केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इसे फिर क्रियान्वित करने का आदेश जारी कर देता है। फिर उसी के अनुसार कार्य प्रारंभ होता है, समय समय पर उसको संशोधन भी होता रहता है। अगला आता है कि मूल्यांकन। मूल्यांकन होता है कि शैक्षिक योजना के क्रियान्वयन के पश्चात उसका मूल्यांकन भी आवश्यक है। क्रियान्वयन के समय प्रत्येक पहलू पर उसमें निगरानी की जाती है, कड़ी नजर रखी जाती है, ताकि उसके प्राप्त जो भी अनुभव के आधार पर क्या प्राप्त हुए, क्या नहीं प्राप्त हुए, आदि चीजों का मूल्यांकन समय समय पर होता रहता है। मूल्यांकन का प्रमुख के उद्देश्य योजना को सफलतापूर्वक लागू करना है। क्लियर है? अब बात करते हैं कि शैक्षिक नियोजन के प्रकार, टाइप्स ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। देखिए, शैक्षिक नियोजन को प्रकृति, स्तर, अवधि, महत्व, आवश्यकता व कार्यक्रमों के आधार पर कई वर्गों में विभाजित किया गया है। यानी शैक्षिक नियोजन की प्रकृति के आधार पर, स्तर के आधार पर, अवधि के आधार पर, महत्व के आधार पर, आवश्यकताओं के आधार पर, कार्यक्रमों के आधार पर शैक्षिक नियोजन को अलग अलग कई भागों में विभाजित किया गया है। इस आधार पर शैक्षिक नियोजन के जो प्रकार बताए गए हैं वो निम्नलिखित है। पहला, स्वतंत्र नियोजन। कौन सा नियोजन? स्वतंत्र नियोजन। स्वतंत्र नियोजन क्या है? यह ऐसा नियोजन है जो लोकतांत्रिक तरीके से किया जाता है। इसमें योजना के विषय में संक्षिप्त रूपरेखा देकर विभिन्न व्यक्तियों एवं विशेषज्ञों द्वारा उसके सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है और तथा उनसे उनके जो सुझाव होते हैं, जो विचार होते हैं, उस आधार को अंतिम योजना प्रदान की जाती है। दूसरा आता है कि अल्पकालिक योजना। अल्पकालिक योजना जब छोटी छोटी अवधि के लिए तैयार की जाती है तो उसे कहते हैं अल्पकालिक योजना। दीर्घकालिक योजना, दीर्घकालिक यानी जो लंबे समय के लिए, जो विस्तृत समय या लंबे समय के लिए योजना तैयार की जाती है उसे दीर्घकालिक योजना कहते हैं। 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष या इससे अधिक भी हो सकती है। उद्देश्ययुक्त नियोजन। उद्देश्ययुक्त नियोजन का मतलब होता है कि जो किसी न किसी उद्देश्य को लेकर योजना तैयार की जाती है, नियोजन तैयार किया जाता है, उसे कहते हैं उद्देश्ययुक्त नियोजन। किसी न किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर प्लानिंग किया जाता है। उच्च स्तरीय नियोजन। उच्च स्तरीय नियोजन या प्रबंधकों या उच्च स्तर के निर्मित की गई योजना है, उच्च स्तर पर बनाई गई योजना है, जिसमें संपूर्ण संख्या या संपूर्ण उपक्रम को यह प्रभावित करता है, क्योंकि इसके अंतर्गत सामान्य और विशिष्ट नीतियां आते हैं। नेक्स्ट आता है कि प्राथमिक स्तर पर नियोजन। देखिए, प्राथमिक स्तर पर नियोजन जो एकदम निम्न स्तर से शुरू की जाती है, प्राइमरी स्तर से शुरू योजना बनाई जाती है, उसको कहते हैं प्राथमिक स्तर पर नियोजन। जैसे
गांव की योजना बनाई, गांव स्तर से शुरू किया राष्ट्र स्तर तक। तो जो पहली योजना बने प्राथमिक स्तर पे उसे कहते हैं प्राथमिक। स्थिर नियोजन, स्थिर नियोजन एक ऐसी नियोजन है जिसको एक बार निर्मित करने के बाद उसमें किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, वो होता है स्थिर नियोजन। गतिशील नियोजन, गतिशील नियोजन ऐसे नियोजन है जो एक बार निर्मित हो जाने पर उसे बीच बीच में उसे संशोधित या परिवर्तित करते रहते हैं, किया जाता है, वो गतिशील नियोजन होता है। और क्षेत्रीय नियोजन, क्षेत्रीय नियोजन वह नियोजन होता है जो क्षेत्र की परिस्थितियों, उसकी आवश्यकताओं, उसके साधनों आदि को ध्यान में रख के बनाया जाता है, तो उसे कहते हैं क्षेत्रीय नियोजन। प्रशासनिक नियोजन, प्रशासनिक नियोजन वह नियोजन होता है जो प्रशासनिक दृष्टि को प्रशासनिक दृष्टि में से निरीक्षण करने, पर्यवेक्षण करने तथा नियंत्रण रखने से संबंधित जो कार्य योजना बनाई जाती है उसे प्रशासनिक नियोजन के अंतर्गत माना जाता है। संस्थागत नियोजन, संस्थागत नियोजन एक प्रकार का ऐसा नियोजन है जो संस्थाओं के द्वारा किया जाता है, यानी संस्थाओं के द्वारा बनाया जाता है। संस्थाएं अपनी आवश्यकता, अपने संसाधनों इत्यादि चीजों को ध्यान में रख के जो शैक्षिक योजना बनाती है उसको कहते हैं संस्थागत नियोजन। परिमाणात्मक नियोजन, जो परिणामात्मक नियोजन होता है, जो परिणाम से संबंधित होता है, जो परिणाम किस प्रकार का जो नियोजन बनाया गया, नियोजन केवल शिक्षा के प्रसार से संबंध में रख के बनाया गया, चाहे प्राथमिक स्तर का हो, चाहे माध्यमिक स्तर का हो, चाहे उच्च माध्यमिक स्तर का हो, चाहे व्यवसायिक स्तर का हो, चाहे तकनीकी स्तर का हो, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो उसके परिणाम निकल के आते हैं, उन परिणामों को ध्यान में रख के जो नियोजन बनाए जाते हैं उसको कहते हैं परिमाणात्मक नियोजन। गुणात्मक, गुणात्मक नियोजन, गुणात्मक नियोजन शिक्षा की गुणवत्ता के विकास लाने के लिए और जैसे शिक्षक, शिक्षार्थी, शिक्षण विधि, सामग्री, मूल्यांकन, पाठ्यक्रम आदि चीजों को ध्यान में रखकर जो नियोजन तैयार किए जाते हैं उसे कहते हैं गुणात्मक नियोजन। आवश्यकता पर आधारित नियोजन, आवश्यकता पर आधारित नियोजन विभिन्न आवश्यकताओं को, भिन्न भिन्न जो आवश्यकताएं होती है शिक्षा से संबंधित, चाहे देश से संबंधित, उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जब योजना तैयार की जाती है तो उसे कहते हैं आवश्यकताओं पर आधारित नियोजन। वित्त नियोजन, वित्त नियोजन, वित्त नियोजन शिक्षा के अंतर्गत जो योजना तैयार करते हैं, जो वित्त चीजों, वित्त को ध्यान में रखकर, जो वित्त को ध्यान में रखकर योजना तैयार किया जाता है उसको कहते हैं वित्त नियोजन। जैसे कार्यक्रम में कितना खर्च होगा, कब खर्च होगा, कहाँ खर्च होगा, किस प्रकार से खर्च होगा, इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर जो योजना बनाई जाती है उसे कहते हैं वित्त नियोजन। साधन पर आधारित नियोजन, अगला आता है साधन पर आधारित नियोजन। साधन पर आधारित नियोजन ऐसी वित्तीय व्यवस्था, मानवीय संसाधन, उपलब्ध सुविधाएं, संसाधनों के आंकड़े, इन चीजों को ध्यान में रखकर जो योजना तैयार की जाती है उसे साधन पर आधारित नियोजन कहते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता एवं महत्व, नीड एंड इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता और शैक्षिक नियोजन का महत्व क्या है? शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता और शैक्षिक नियोजन के महत्व को निम्नलिखित तत्वों से अधिक स्पष्ट किया जा सकता है, जो इस प्रकार है। पहला, शिक्षा के विकास में मानवीय साधनों, कर्मचारियों उपयुक्त प्रयोग कर सकना, जिससे शिक्षा के विकास की ओर उन्मुख हो सके। यानी कि जो मानवीय संसाधन है, कर्मचारी है, उन सभी चीजों का अधिक से अधिक उपयुक्त तरीके से प्रयोग करना और शिक्षा के विकास में उन्मुख करना। दूसरी बात आता है कि शिक्षा मानव विकास हेतु सृजनात्मक शक्ति, आलोचनात्मक क्षमता, सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक अभिरुचियां का प्रयोग करके कला, साहित्य, विज्ञान, संस्कृति का विकास करना, जिससे व्यक्ति और समाज दोनों ही साथ साथ विकास के मार्ग पर आगे बढ़ सके। अगली आवश्यकता या महत्व इस प्रकार है कि शिक्षा में संख्यात्मक विकास के साथ साथ गुणात्मक विकास करना, जिससे सही व्यक्ति को सही शिक्षा मिल सके।
नेक्स्ट आता है कि उपलब्ध आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक साधनों तथा सामग्री का शिक्षा के विकास हेतु प्रयोग कर सकना, जिससे अपव्यय न हो सके। अगला है कि शिक्षा के प्रत्येक स्तर में विकास की दृष्टि से संतुलन बनाए रखना, जिससे सभी स्तरों पर शिक्षा के अवसरों की समानता के आधार पर दी जा सके। अगली आते हैं कि राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों के विकास के लिए शैक्षिक नियोजन गंभीर रूप से विचार करना, जिससे अधिकतम लोगों को अधिकतम विकास किया जा सके, यानी अधिकतम लोगों का अधिकतम विकास किया जा सके। अगला आता है समाज की आकांक्षाओं, परंपराओं, आदर्शों संरक्षण, उनको संरक्षण मिलना, जिससे भारतीय विकास की संकल्पना को साकार रूप दिया जा सके। अगली आती है कि आर्थिक, व्यावसायिक, तकनीकी, सांस्कृतिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों में योग्य नेतृत्व प्रदान कर सकना, जिससे जीवन के सभी क्षेत्रों में विकास किया जा सके। अब बात करते हैं शैक्षिक नियोजन के सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। शैक्षिक नियोजन के सिद्धांत क्या है? शैक्षिक नियोजन करते समय हमें विभिन्न तत्वों को ध्यान देना चाहिए। इसे ही विभिन्न सिद्धांतों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दूसरे शब्दों में नियोजन में सिद्धांत पर ध्यान देना आवश्यक है, जो इस प्रकार निम्नलिखित सिद्धांत है। जैसे पहला, प्राथमिकता का सिद्धांत। यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि नियोजन करते समय प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाना चाहिए और उसी के अनुसार नियोजन करना चाहिए। जो प्राथमिकता चीजें है, जो प्राथमिक चीजें, उन सभी चीजों को ध्यान में रख के नियोजन करना चाहिए। दूसरा आता है कि लोच का सिद्धांत। लोच का सिद्धांत यह कहता है कि प्रत्येक नियोजन लोचपूर्ण होना चाहिए, जिससे बदलती हुई परिस्थितियों में हम नियोजन के आवश्यक समायोजन कर सके। जब जहां पे जिस प्रकार की आवश्यकता हो वहां पे उस चीजों को परिवर्तित किया जा सके। लोच का सिद्धांत ये कहता है। कार्यकुशलता का सिद्धांत। शैक्षिक नियोजन करते समय कार्यकुशलता को ध्यान में रखकर करना चाहिए। इसके तहत न्यूनतम प्रयत्नों और लागतों के आधार पर संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग दिया जाता है। अगला सिद्धांत आता है कि व्यापकता का सिद्धांत। नियोजन में व्यापकता होनी चाहिए। नियोजन प्रबंध के सभी स्तरों के अनुकूल होना चाहिए, यानी जो नियोजन प्रबंध करने हैं वो नियोजन के सभी स्तरों के अनुकूल होना चाहिए। समय का सिद्धांत। शैक्षिक नियोजन करते समय विशेष समय का ध्यान देना चाहिए, जिससे सभी कार्यक्रम निर्धारित समय में पूरे किए जा सके और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। समय का सिद्धांत यह कहता है कि समय को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। विकल्पों का सिद्धांत। विकल्पों का सिद्धांत कहता है शैक्षिक नियोजन के अंतर्गत उपलब्ध सभी विकल्पों में से श्रेष्ठतम विकल्प का चयन किया जाता है, जिससे न्यूनतम लागत में वांछित परिणाम की प्राप्ति की जा सके। कम से कम लागत में वास्तविक, यानी जो जरूरत है, वांछित परिणाम प्राप्त की जा सके। सहयोग का सिद्धांत कहता है शैक्षिक नियोजन हेतु संगठन के कार्यरत सभी कर्मियों का सहयोग अपेक्षित होता है। कर्मचारियों के सहयोग एवं परामर्श के आधार पर किए गए नियोजन की सफलता की संभावना अधिकतम होती है, यानी सबका साथ सबका विकास की बात करता है। अगला आता है कि नीति का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? यानी नीति का सिद्धांत। नीति का सिद्धांत कहता है, यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि नियोजन को प्रभावी बनाने के लिए ठोस और सुपरिभाषित नीतियां बनाई जानी चाहिए। प्रतिस्पर्धात्मक मोर्चाबंदी का सिद्धांत। यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि नियोजन करते समय प्रतिस्पर्धा संगठनों का नियोजन तकनीकी कार्यक्रमों, भावी योजनाओं आदि को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। निरंतरता का सिद्धांत। शैक्षिक नियोजन एक गतिशील और निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है, इसलिए नियोजन करते समय इसकी निरंतरता को अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए। मूल्यांकन का सिद्धांत। मूल्यांकन का सिद्धांत कहता है शैक्षिक नियोजन हेतु आवश्यक है कि समय समय पर योजनाओं का
मूल्यांकन करते रहना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उसमें आवश्यक दिशा में परिवर्तन किया जा सके। अगला आता है कि शैक्षिक नियोजन के उपागम। शैक्षिक नियोजन के जो उपागम है, अप्रोचेस ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, सबसे पहले आता है सामाजिक मांग उपागम, सोशल डिमांड अप्रोच। सामाजिक मांग के उपागम कहता है कि इस उपागम के अनुसार जो शैक्षिक योजना सामाजिक मांग के अनुसार होनी चाहिए। सामाजिक मांग से निहितार्थ यह है कि जो सामाजिक शिक्षा को सामाजिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन का माध्यम मानते हुए समाज के प्रत्येक स्तर पर शिक्षा की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाना। शिक्षा व्यक्ति के आंतरिक शक्तियों, व्यक्ति के विकास के लिए न सिर्फ जरूरी है बल्कि छात्र के मूल्यबोध दृष्टिकोण को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। दूसरा आता है समग्र वृद्धि का सिद्धांत, समग्र वृद्धि उपागम। समग्र वृद्धि उपागम, इसका मतलब है इस उपागम पर आधारित शैक्षिक योजना सिर्फ दो मुख्य बिंदुओं पर आधारित होती है। पहली, हर एक स्तर पर नामांकन का 100%, दूसरा, नामांकन में 100% वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सभी संसाधनों का विकेंद्रीकरण करना। तीसरा कि नामांकन अनुपात में समाज में शिक्षा की मांग। अब नामांकन इस उपागम इसी संबंध पर आधारित है कि इस उपागम के अनुसार अगर नामांकन 100% वृद्धि हो रही है तो समाज में शिक्षा की जरूरत बढ़ रही है। मानव शक्ति आवश्यकता उपागम, मैन पावर रिक्वायरमेंट अप्रोच। देखिए, यह उपागम शैक्षिक योजना को आर्थिक विकास के कारण के रूप में देखता है। यह उपागम इस सोच पर आधारित है कि शिक्षा द्वारा ही जानकार और कुशल श्रम बल तैयार किया जा सकता है, जो अंतर्देश के आर्थिक विकास में अपना सुनिश्चित योगदान दे सकता है। अगला है वापसी की दर उपागम, यानी रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच। रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच, इस उपागम के आधार पर शैक्षिक योजना शिक्षा को एक प्रणाली मानकर ही बनाई जाती है। अगला मानव संसाधन विकास उपागम, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अप्रोच। मानव संसाधन विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी भी समाज के प्रत्येक व्यक्ति के ज्ञान, कौशल, कार्यक्षमता एवं आंतरिक शक्तियों का विकास किया जाता है। अगला है कि प्रतिष्ठान आधारित उपागम, द इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। किसी भी समाज के मूल्य, परंपरा, सामाजिक आकांक्षा एवं आदर्श को ही इस समाज का सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक प्रतिष्ठान माना जाता है। इस प्रतिष्ठान में से किसी भी प्रकार का परिवर्तन समाज में परिवर्तन का द्योतक होता है। यहां तक क्लियर है? इस वीडियो में हमने जाना एजुकेशनल प्लानिंग, शैक्षिक नियोजन। शैक्षिक नियोजन के अंतर्गत शैक्षिक नियोजन का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, प्रकार, उसके सिद्धांत, उसके उपागम, उसकी आवश्यकता एवं महत्व को। आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो में पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।